Hello बच्चों, in previous video we have started Bohr's model of an atom. During the development of Bohr's model, two concepts play very important role, that is dual nature of radiation and atomic spectrum. तो पहले हमने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, वैसे तो हम समझे ड्यूल ड्यूल का मतलब दोहरा नेचर, और इसका मतलब है कि रेडिएशन जो है वो वेव नेचर भी होता है इसका और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो पहले वेव नेचर किस थ्योरी के मुताबिक दिया गया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं इसको। इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो जो जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो उनका कॉन्टिन्यूस मोशन होता है एंड इन फॉर्म ऑफ वेव। और वेव का नेचर क्या होता है ये सारा हमने पढ़ा था। वेव लेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी है, वेलोसिटी है, एम्पलीट्यूड है, दीज आर द प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है, वी कैन से वेव्स आर डिफरेंट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज। और फिर वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है, जिसको लैम्डा, न्यू और सी से डिनोट करते हैं इनको, इनके बीच में रिलेशन जो है वो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के बराबर होता है। वेव नंबर जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं इसको, और सेंटीमीटर इनवर्स इसके यूनिट है। न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। दीज आर इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जितनी भी रेडिएशंस होती हैं दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ्स और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये, जिसमें बीच में शेडेड करके जो बताया इट इज़ ए विजिबल रेज हैं ये जो पोर्शन है विजिबल रेज है। इसमें 7 कलर की रेडिएशंस आती हैं, विव ग्योर जिसको बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज रेड, ठीक है। तो ये दीज आर 7 कलर रेडिएशंस हैं। इन सभी कलर रेडिएशंस की वेवलेंथ डिफरेंट होंगी, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होंगी, और ये सारी रेडिएशंस की भी पहचान क्या है, इनकी वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बाद देर आर सम कंसेप्ट दैट इज शोन बाय द रेडिएशंस, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक गेव ए न्यू थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, या क्वांटम थ्योरी फॉर द रेडिएशंस, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द रेडिएशंस एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी या स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी। तो ये रेडिएशन जो ट्रेवल करती है, एमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी, दैट इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, इस तरह से पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में चलती हैं। और इन पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं, क्वांटा कहा जाता है। दीज पैकेट आर कॉल्ड एज क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट जो क्वांटा आर नोन एज फोटोन। लाइट जो होती है, ऑर्डिनरी लाइट जो है, इसके केस में क्वांटा की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, फोटोन यूज़ करते हैं, फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ क्वांटा जो है, सेकंड पॉइंट है, एनर्जी ऑफ क्वांटा जो है ई इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ पे न्यू इज द फ्रिक्वेंसी एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। एक क्वांटा की एनर्जी है या एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगी। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जो है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है, ये कांस्टेंट है ये। टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू एन एच न्यू के बराबर होगी, जहाँ पे एन इज अ इंटीजर है एक, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। तो दैट इज ए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। इसमें ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो दो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल अपॉन इट। जब आप सुटेबल फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं ऑन द मेटल सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एच न्यू यहाँ पे जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी है, एक्सपोज कर रहे हैं जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, न्यू उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताया कि जो इसकी एनर्जी एच न्यू है रेडिएशन की, ये यूटिलाइज होती है दो जगह पे। एक तो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, और उस फोर्स को, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है तब मेटल सरफेस तक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, उसको एच न्यू नॉट बोलते हैं हम पे। वहाँ यहाँ पे न्यू नॉट जो है इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैटर।
और इस एच न्यू नोट को वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस तक जब पहुंचेगा, जो बची हुई एनर्जी होगी दैट विल बी गिव काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, और इससे जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो जो एच न्यू जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, इट इज यूटिलाइज एच न्यू नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन की फॉर्म है, प्लस हाफ एम बी स्क्वेयर जो इसको करंट एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से यूटिलाइज होती है ये। और हाफ एम बी स्क्वेयर जो करंट एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को जो मिलेगी, इट विल बी इक्वल टू, इट मे बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे न्यू नॉट जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेटल की। अगर न्यू दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो हाफ एम बी स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होगा, इससे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन डिफरेंट है कि न्यू जो इट इज़ लेस देन न्यू नॉट, जो आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन द मेटल सरफेस, उसकी फ्रिक्वेंसी लेस है न्यू नॉट से या बराबर है। अगर लेस होगी तो नेचुरली हाफ एम बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये चीज़ लेस है, ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने की वजह से बोलने का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, इसलिए नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है। अगर दोनों बराबर है तब भी हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, तब भी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशन जो है वो होती है कि कोई जो इंसिडेंट रेडिएशन है सूटेबल फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए ताकि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ठीक हो। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब आप किसी लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण लाइट है, इट विल स्प्लिट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सीरीज ऑफ डिफरेंट कलर बैंड्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो आप देखते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स की रेडिएशन, जो 7 कलर की रेडिएशन जो नज़र आती हैं, लेकिन उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। तो ऑर्डिनरी लाइट को जब आप प्रिज्म में पास करते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाती है लाइट 7 कलर में, और उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लेकिन जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, उसमें कलर लाइन जो होती है उनके बीच में गैप होता है, जिसको डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वेल डिफाइंड लाइंस होती है, अलग अलग कलर लाइंस होती हैं, वेल डिफाइंड कलर लाइंस होती हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ओवरऑल स्पेक्ट्रम को देखें, द सीरीज ऑफ कलर लाइंस ये कलर बैंड्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। तो हर एक एटम का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है, हर एक एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम है। जैसे हर एक इंडिविजुअल का, जो हर एक व्यक्ति का या हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही एटम का जो है स्पेक्ट्रम होता है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है, उसकी पहचान होती है। एलिमेंट की एटम का जो है उसका स्पेक्ट्रम क्या है, उसकी फिंगरप्रिंट होते हैं। तो एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो दो तरह के होते हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में आप जिस सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम देखना है उसको एक्साइट करते हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। एक्साइट करने के बाद रेडिएशन निकलती है, और उस रेडिएशन को जो है वो प्रिज्म में से पास करके और उसको डिस्पर्स करवाते हैं, डिफरेंट कलर लाइंस आपको मिलती हैं। ठीक है। ये जो अरेंजमेंट होता है प्रिज्म, स्लिट एंड जो यहाँ पे टेलीस्कोप लगा होगा, तो इस कंप्लीट अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। अगर फोटोग्राफिक प्लेट में प्रिंटर निकालना हो तो उसको हम, अगर फोटोग्राफिक प्लेट लगी होगी तो उसको स्पेक्ट्रोग्राफ बोला जाता है। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने की डिवाइस होती है, स्पेक्ट्रोस्कोप हो चाहे स्पेक्ट्रोग्राफ हो, इट इज़ ए डिवाइस यूज फॉर द एनालाइजर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हम सब्सटेंस को एक्साइट करते हैं, उसकी जो रेडिएशन बाहर निकलती है उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज करते हैं, तो डिफरेंट कलर लाइन आपको मिलती है, दैट कलर लाइन इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम दैट सब्सटेंस। ठीक है। लेकिन इससे डिफरेंट, इससे विपरीत अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, सनलाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को या सनलाइट को सब्सटेंस में से पास करते हैं, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको ऑब्जर्व करते हैं या उसको देखते हैं इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो आपको, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट का जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसको विवग्योर हम बोलते हैं, उस स्पेक्ट्रम में
कुछ कलर लाइन की जगह पे डार्क लाइन जो है अपीयर होती है, ठीक है, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऑर्डिनरी लाइट आई या सनलाइट आई, उसको पास किया आपने सब्सटेंस में से, एंड ट्रांसमिटेड लाइट जो इट इज सीन ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। आपको क्योंकि लाइट का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, 7 कलर से बना होगा, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे उस मतलब कुछ कलर की जगह पे डार्क लाइन नजर आ जाएंगी, बाकी कलर वैसे के वैसे होंगे, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सभी बाकी कलर 7 कलर तो होंगे, लेकिन 7 में से एक कलर की जगह पे क्या आ जाएंगी, कुछ डार्क लाइन अपीयर होंगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि कुछ कलर रेडिएशन जो है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, वो यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इतना बेसिक नॉलेज जो है इसका होना चाहिए, इतना डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ये आपने समझना है कि क्या है ये, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। व्हेन हाइड्रोजन गैस टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज एक्साइटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी और एट लो प्रेशर, ठीक है, एंड रेडिएशन एमिटेड, मैंने बोला हाइड्रोजन गैस को लिया होगा डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसको आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एट लो प्रेशर, और उससे जो रेडिएशन निकलेगी उसको स्लिट में से पास करके प्रिज्म में से पास करवाएंगे। तो जैसे ही प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो इससे जो है वो ये जो रेडिएशन है वो डिस्पर्स हो जाएगी, एंड आपको लार्ज नंबर ऑफ कलर लाइन जो है वो नजर आएंगे, डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5, देखिए 5 ग्रुप में डिवाइडेड नजर आती हैं, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन को एक्साइट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और जो एमिटेड रेडिएशंस हैं इसको आप स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ कलर लाइंस डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप इज ऑब्टेन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है। इन कलर्स लाइन को जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया उनके नाम पे इनका नाम दिया गया। सबसे पहले लाइमन सीरीज होती है जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है उसमें आती है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो इन लाइन की। दूसरा जो बाल्मर सीरीज आती हैं जिसके जो विजिबल मतलब जो लाइट है उसकी उस रीजन में आती है, विजिबल रीजन में आती हैं। पाश्चन आ गई, फिर ब्रैकेट है, और फिर पफुंड है, ठीक है। ये 5 कलर के जो ग्रुप्स हैं, लाइन के ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। सबसे पहले जे बाल्मर जो है उन्होंने एक फार्मूला दिया, बाल्मर सीरीज की जो कलर लाइंस हैं इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला दिया उन्होंने, एंड दैट इज कॉल्ड एज बाल्मर फार्मूला, एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109677 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर है। ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला, बाल्मर सीरीज की डिफरेंट कलर लाइंस है इनकी वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला दिया, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू ये 109677 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। जहाँ पे एन इंटीजर होता है उसकी वैल्यू जो है वो इट्स वैल्यू में भी 2 3 4 एंड सो ऑन जो है वो हो सकती है। तो ये बाल्मर फार्मूला है। इसके बाद रिडबर्ग जो है उन्होंने एक फार्मूला दिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ ऑल द रेडिएशंस, ऑल द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वेवलेंथ निकालनी, ऑल द स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइन में जो कलर लाइंस आ रही है एमिशन स्पेक्ट्रम में, वो उनकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला दिया, दैट इज कॉल्ड रिडबर्ग इक्वेशन इसको कहा जाता है, एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 डिवाइड बाई एन 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन 2 स्क्वायर, जहाँ पे n1 n2 आर इंटीजर और n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1, एंड आर एच इज को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। थैंक यू।